चलो, तो आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़ लिए थे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी में अगर देखें तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। इसको हम लोग कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान रखना है। अब इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, तुम ध्यान से देखो। अनुसंख्य, ऐसा नहीं रखा अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण, नहीं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाएगा। ध्यान रखना है। पूरा पूरा अगर परिभाषा इसका बोले तो परिभाषा कुछ ऐसा लिखा रहता है, ध्यान समझेंगे। किसी भी विलयन का वैसा गुण, किसी भी विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, विलय कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता हो, उसी गुण को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार बोल रहे हैं, क्या हम लोग बोल रहे हैं? किसी भी विलयन का वैसा गुण, किसी भी विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता हो। क्या चीज निर्भर करता हो? विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, नहीं, विलय कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता हो, वैसे गुण को ही अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म है, पहला बात। दूसरा बात देखा जाए तो हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो जो अनुसंख्यक गुणधर्म है ये कैसे विलयन के लिए परिभाषित है? तो कहा गया यह अनुसंख्यक गुणधर्म आदर्श विलयन के लिए परिभाषित है। किसके लिए है? आदर्श विलयन के लिए परिभाषित है। ठीक, अच्छा याद करो, हम लोग बोले थे कि कैसे विलयन आदर्श विलयन होते हैं। तो सामान्यतः कहा गया था कि सामान्यतः जो तनु विलयन होते हैं ये आदर्श विलयन की तरह व्यवहार दिखाते हैं। तो हम ऐसा कहें कि अनुसंख्यक गुणधर्म तनु विलयन के लिए परिभाषित है, बोल सकते हैं। दिक्कत है इसमें? चलो, तीसरा पॉइंट, अनुसंख्यक गुणधर्म ध्यान रखना है वैसे विलयन के लिए परिभाषित है। अनुसंख्यक गुणधर्म वैसे विलयन के लिए परिभाषित है जिसमें विलायक द्रव्य होगा और विलय ठोस होगा। विलायक क्या होगा? द्रव्य होगा और विलय क्या होगा? ठोस होगा। दिक्कत है? नहीं, तो इतनी बातें हमको अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक, तो अनुसंख्यक गुणधर्म विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह आदर्श विलयन के लिए परिभाषित है, यह तनु विलयन के लिए परिभाषित है, यह ऐसे विलयन के लिए परिभाषित है जिसमें विलायक द्रव्य होता है और विलय ठोस होता है। बोलो, दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो जो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं उनके बारे में यहां पर हम लोग को लिखा हुआ है। नहीं, ये गुण सामान्यतः वैसे विलयन के लिए परिभाषित है जिसमें विलायक द्रव्य अवस्था में हो तथा विलय किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में हो। ये गुण आदर्श विलयन के लिए परिभाषित है। और हम जानते हैं कि सामान्यतः तनु विलयन आदर्श विलयन होते हैं, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि सामान्यतः ये गुण किसके लिए है? तनु विलयन के लिए परिभाषित है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अगले पॉइंट पर तुम आते हो तो यहां लिखा हुआ है अनुसंख्यक गुणधर्म का परिभाषा, जो अभी हम लोग आपको बताए। क्या लिखा हुआ है? आदर्श विलयन के वैसे गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों, ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, विलय के कणों की संख्या पर, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करती हो, विलय कणों की प्रकृति पर नहीं। ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ध्यान रखना है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक समझाने की कोशिश किया गया है। क्या लिखा हुआ है? देखो तो, 1 केजी जल में 2 मोल शुगर डालें, वाष्पदाब के अवनमन का मान, तथा 1 केजी जल में 2 मोल यूरिया डालने पर वाष्पदाब के अवनमन का मान समान आता है। नहीं, जैसे कहने का मतलब समझ लो। देखो तो, ये क्या कह रहा है कि हम 2 को बर्तन ले लें। ठीक है, 2 बर्तन हम लोग यहां से ले लिए। चलो, इस एक बर्तन में हम लोग क्या डाल रहे हैं?
1 केजी जल में 2 मोल शुगर, यानी इस बर्तन में भी हम लिए हुए हैं 1 केजी जल और इसमें भी लिए हुए हैं 1 केजी जल। ठीक है, अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 मोल शुगर, 2 मोल चीनी, ध्यान रखना है। नहीं तो 2 मोल चीनी का मतलब कितना कौन हुआ जी? 2 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 चीनी का कण, ऐसा कह सकते हैं। चलो यहां भी 1 केजी पानी है, इसमें भी हम डाल रहे हैं 2 मोल, अब चीनी नहीं यूरिया, तो 2 मोल यूरिया का मतलब हुआ 2 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23। नहीं, अब हम देखें अगर इसमें अगर हम वाष्पदाब का अनुमान निकाले, वाष्पदाब का अनुमान का फॉर्मूला याद करो, P0 माइनस पी एस बटा P0। नहीं, इसके वाष्पदाब के अनुमान का भी फॉर्मूला P0 माइनस पी एस बटा P0। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसके वाष्पदाब के अनुमान का मान, इसके वाष्पदाब के अनुमान का मान अगर हमको ऐसे ही मान लेते हैं कि हमको आ गया 2 ATM, तो इसके वाष्पदाब के अनुमान का मान भी कितना आएगा? 2 ATM ही आएगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? नहीं तो देखो, तो क्या विलय के प्रकृति पर निर्भर कर रहा है? नहीं, विलय की प्रकृति अलग अलग है। यहां पर विलय शुगर है, यहां पर विलय कौन है? यूरिया है, तो विलय तो अलग अलग है। नहीं, लेकिन देखो तो दोनों में विलय कणों की संख्या क्या है? समान के अलग अलग? समान। नहीं, तो विलय कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है कौन? वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, नहीं वो किस पर निर्भर कर रहा है? विलय कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अगर संख्या समान तो इनके RLVP का मान यानी वाष्पदाब के अपेक्षिक अनुमान का मान क्या होगा? दोनों केस में समान आएगा। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, अगर कणों की संख्या बदल देते तो RLVP का मान क्या आता? अलग अलग आता। RLVP पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान। नहीं तो वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान भी एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, ध्यान रखना है। यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, चलो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है उनको ध्यान रखना है। तो पहला लिखा हुआ है देखो, वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा हम लोग का आता है क्वथनांक का उन्नयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन जिसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक का अनुमान, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कहते हैं परासरण दाब। यानी हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। नहीं, इन्हीं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सब ये क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी ये सभी अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। तो याद हुआ कौन कौन हुआ? वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान और परासरण दाब। नहीं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट, हाँ सर, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम का फीस सर 7,000 है, वन टाइम में 6,000 है जी। हाँ यही फी है। चलिए, तो यहां पर हम देखें अगर, तो हम लोग के पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, आपको ध्यान रखना है। यहां से 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। अब हम ये बोल रहे थे कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम जो होता है, उस बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन टॉपिक में ये चारों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर सॉल्यूशन से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एक टॉपिक कौन सा? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इससे क्वेश्चन पक्का रहता है, ध्यान रखना है। और ये 4 टॉपिक, इनसे क्वेश्चन रहेंगे, तो बारी बारी से इनको आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप RLVP पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। चलो, बिहार बोर्ड का ही एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। नहीं, क्या पूछा गया है? इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? बोलिए, इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? वाष्पदाब, क्वथनांक, हिमांक, परासरण दाब, सभी। परासरण दाब, आंसर क्या है? परासरण दाब।
ध्यान रखना है। अनुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ाए आपको वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान। तो यहां वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान लिखा हुआ है, खाली वाष्पदाब लिखा हुआ है, खाली वाष्पदाब। तो वाष्पदाब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक हम नहीं पढ़ाए हैं अनुसंख्यक गुणधर्म, हम क्वथनांक का उन्नयन नहीं, यहां खाली क्वथनांक लिखा हुआ है। फिर आइए हिमांक, हम हिमांक नहीं बोले हैं, हिमांक का औनमन नहीं, और एक बोले हैं परासरण दाब। तो जैसा बोले हैं वैसा लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? परासरण दाब। तो ध्यान से टिक करना है, कुछ नहीं मार के आ जाना है। चलिए, वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम बोल देते हैं। वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान का मतलब क्या होता है? ठीक, जैसे आप याद कीजिए, हम लोग शुद्ध पानी ले लें, शुद्ध पानी ले लिए नहीं, और दो बर्तन ले ले, जैसे इसको हम बस समझ लें, यहां पर आप पहले से जानते हैं। देखो तो यहां पर हम दो बर्तन ले लिए, एक बर्तन में प्योर वाटर ले लिए, क्या ले लिए? प्योर वाटर ले लिए, और एक बर्तन में वाटर आप प्लस मान लो शुगर डाल दिए, पानी प्लस चीनी डाल दी नहीं। अब इसमें तो प्योर पानी है और इसमें पानी है, और पानी के साथ क्या है? चीनी भी है। बताओ, प्योर वाटर यानी कोई भी चीज प्योर होता है तो उसके वाष्पदाब को P0 से दिखाते हैं, और ये सॉल्यूशन है तो इसके वाष्पदाब को PS से दिखाते हैं। कोई पूछे कि P0 का मान ज्यादा कि PS का मान ज्यादा? P0 का मान ज्यादा। शुद्ध द्रव्य का वाष्पदाब ज्यादा होता है नहीं, सॉल्यूशन के वाष्पदाब के सापेक्ष में, अगर इसमें अवाष्पशील ठोस है तब नहीं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं P0 माइनस PS, यानी P0 का मान यहां पर ऐसे बोले, P0 ज्यादा होता है PS से। ठीक है, ध्यान रखना है, P0 ज्यादा होता है PS से नहीं। अगर हमको वाष्पदाब का अनुमान निकालना है, यानी प्योर पानी में जब चीनी डाले तो इसका वाष्पदाब घट गया, कितना से घट गया? तो कैसे निकालते थे? P0 माइनस PS, तो क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे वाष्पदाब का अवनमन, इसको हम लोग बोलते थे वाष्पदाब का अवनमन। ध्यान रखना है, और इसी को याद करो, जब P0 माइनस PS, P0 माइनस PS अब बट्टा जब P0 करते थे नहीं, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते थे वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको हम लोग बोलते थे वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं नहीं। तो P0 माइनस PS बटा P0 ये हो गया वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान रखना है, और वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर किसके है? विलय के मोल अंश के। किसके बराबर है? विलय के मोल अंश, है कि नहीं है? ध्यान रखना है। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर है विलय के मोल अंश के। अच्छा, विलय का मोल अंश का मतलब क्या होता है? एक मोल विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ऐसा बोलते हैं। एक्स विलय का मतलब क्या हुआ? एक मोल विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी सिंपल अगर बोले तो एक्स विलय का मतलब होता है, एक्स विलय का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या। इसका मेन मतलब क्या है? विलय के मोलों की संख्या, ऐसा हम कह सकते हैं। ध्यान रखना है, नहीं, विलय के मोलों की संख्या। ठीक, क्वेश्चन क्या आता है आपसे? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनो, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है? आप कैसे कह सकते हैं? तो हमको क्या बोलना है? हमको बोलना है राउल्ट के फॉर्मूला के अनुसार, राउल्ट के फॉर्मूला के अनुसार हम जानते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन निर्भर करता है विलय के मोल अंश पर, और विलय का मोल अंश निर्भर करता है विलय के मोलों की संख्या पर। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण है। मेरी बात कुछ समझ में आई?
दिक्कत है इसमें? नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यहां से अगर देखें हम लोग तो एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा हम ध्यान दें। ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, तो इसका आंसर लिख के आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। तो इसका आंसर लिख के लाना है। क्या लिखना है हम लोग को इसका आंसर? कि राउल्ट के अनुसार वासदाब का अपेक्षिक अनुमान विलय के मोलंश पर निर्भर करता है, और विलय का मोलंश विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वासदाब का अपेक्षिक अनुमान एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। लिखा जाएगा? नहीं। तो इसका आंसर आपको लिख के लाना है। तो वही चीज हम लोग यहां से बता रहे थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े। देखो तो हम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया है वासदाब का अपेक्षिक अनुमान P0 माइनस PS बटा P0 बराबर क्या पढ़े? एक्स विलय पढ़े हैं ना? नहीं। इस एक्स विलय का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। W1 बटा M1 बटा W1 बटा M1 प्लस W2 बटा M2 ऐसा बोला गया है। लेकिन ये भी जानते हैं कि वासदाब का अपेक्षिक अनुमान ये कैसा गुणधर्म है? अनुसंख्यक गुणधर्म। और अनुसंख्यक गुणधर्म किसके लिए परिभाषित होता है? तनु विलयन के लिए। तो अगर विलयन तनु हो नहीं तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? P0 माइनस PS बटा P0। यहां पर विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा, ये वाली जो मात्रा होगी वो क्या होगी? नगण्य हो जाएगी। तो ये मात्रा जीरो हो जाएगी। तो जब ये जीरो हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W1 बटा M1 बटा W2 बटा M2। ध्यान रखना है। तो वही लिखा गया, देख लो। P0 माइनस PS बटा P0 बराबर W1 बटा M1 बटा W2 बटा M2। इसी को पलट दिया गया, फॉर्मूला क्या बन गया? P0 माइनस PS बटा P0 बराबर W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2। तो इस सब पे न्यूमेरिकल हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? कर लिए हैं। ध्यान रखना है। चलो अब अगले पॉइंट में थोड़ा सा आ जाए। चलो चलिए, तो पहला अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग क्या पढ़ लिए? वासदाब का अपेक्षिक अनुमान। अब दूसरा हम लोग का यहां लिखा हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं जी? क्वथनांक का उन्नयन। चलो, तो सबसे पहले यहां पे आता है कि क्वथनांक का परिभाषा क्या होगा? बोलिए, कोई बताइए क्वथनांक का परिभाषा खड़ा होके बोलिए। जिस ताप पर कोई भी द्रव्य वाष्प में बदलना शुरू कर दे उस ताप को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। सही है। ये 9th में हम लोग को यही परिभाषा पढ़ाया जाता है। बैठिए। इसके अलावा और कोई परिभाषा क्वथनांक का? चलो दूसरा परिभाषा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दो। देखो तो हम लोग यहां से एक बर्तन लिए हुए हैं और इस बर्तन में मान लेते हैं कि आपका पानी है। मान लेते हैं कि इस बर्तन में आपका प्योर वाटर है। ठीक है, इस बर्तन में क्या है? प्योर वाटर। अच्छा ये बताओ वायुमंडल में गैस है कि नहीं है? है, बहुत सारी गैसेज है। नहीं, तो मान लो कि इसका जो है इस बर्तन में भी कुछ गैस यहां प्रेजेंट है। ये गैस प्रेजेंट है।
ऊपर गैस प्रेजेंट है। नहीं, इनको हम बोल रहे हैं वायुमंडलीय गैस। वायुमंडलीय गैस है ये। अब ये बताओ कि वायुमंडलीय गैस जो है इनका प्रेशर कितना होता है? 1 atm। ध्यान रखना है, वायुमंडलीय गैस जो होती है इनका जो प्रेशर होता है, दाब लगाने का जो शक्ति होता है वो कितना होता है? 1 atm। ये 1 atm का ताकत लगाते हैं, 1 atm के ताकत से किसी को दाबते हैं। नहीं, कहां पर? नॉर्मल प्लेस पर। कहां पर? नॉर्मल प्लेस पर। नॉर्मल प्लेस का मतलब मैदानी क्षेत्र में, जो हम लोग यहां पर हैं। नहीं, तो यहां पर वायुमंडलीय गैस हम लोगों पे ऊपर दबाव लगाती हैं, कितना का? 1 atm का प्रेशर लगा रही है, 1 atm से दाब रही है हम लोगों को। ठीक है, ये बताओ इस पानी पर भी ये वायुमंडलीय गैस प्रेशर लगा रही होंगी, कितना का? 1 atm का। 1 atm का प्रेशर यहां पर ये लगा रही होंगी, यहां पर इन पे प्रेशर लग रहा होगा इस जल पर। 1 atm का प्रेशर, सॉरी, प्रेशर बराबर 1 atm यहां पे लग रहा है। ठीक है, तो गैस और जल में मजबूत कौन होता है? किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? गैस की एनर्जी ज्यादा होती है। नहीं, द्रव्य की एनर्जी कम होती है। तो अगर इसका प्रेशर 1 atm है तो जो जल लिए हैं इस जल का प्रेशर बताओ कितना होगा? 1 atm होगा कि 1 atm से कम होगा? 1 atm से कम होगा। जीरो नहीं होगा, 1 atm से कम होगा। जीरो दाब किसका होता है? ठोस का। जीरो दाब किसका होता है? ठोस का। क्यों ठोस का दाब जीरो होता है? तो ठोस जो होता है उसके कण, ठोस के कण आपस में क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। तो ठोस के कण जब आपस में चिपके रहेंगे, ध्यान से मेरी बात समझो, ठोस के कण जब आपस में चिपके रहेंगे, नहीं तो क्या उनके पास गतिज ऊर्जा होगी? नहीं। तो जब किसी कण के पास गतिज ऊर्जा नहीं हो तो समझ जाओ कि उसके द्वारा लगाया गया दाब जीरो है। लगभग क्या है? जीरो। नहीं, अब तुम उस ठोस को गर्म किए तो गर्म करने पर उसके जो कण थे वो पिघल गए और पिघल के घूमने लगे, उधर घूमने लगे, तो उनके पास गतिज ऊर्जा आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगर गतिज ऊर्जा आ जाएगा तो उनका दाब कभी भी जीरो नहीं होगा, उनका दाब बढ़ जाए, यानी उनके द्वारा लगाया गया धक्का, दाब का मतलब क्या होता है? धक्का। नहीं, तो उनके द्वारा लगाया गया धक्का अब बढ़ जाएगा क्योंकि कण क्या हो गए? घूमने लगे। ध्यान रखना है। तो दाब किसका जीरो होता है? ठोस के कणों का। द्रव्य के कणों का दाब जीरो नहीं होता है, जीरो से ज्यादा होता है, लेकिन 1 atm से कम होता है। नहीं, 1 atm दाब किसका होता है? गैस का। गैस का दाब 1 atm है। ध्यान रखना, वायुमंडलीय गैस जो इनका ताकत कितना है? 1 atm है। अब चलो, इस पानी को तुम गर्म करना शुरू किए, इस पानी को तुम गर्म करना शुरू किए। अब जब गर्म करोगे, नहीं तो नीचे का पानी गर्म होगा, ये नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा, बीच वाला पानी गर्म होगा, ऊपर वाला पानी गर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जो नीचे वाला पानी है इसको एनर्जी पहले मिला, इसको एनर्जी क्या मिला? पहले मिला। नहीं, मान लो अभी इसका प्रेशर, मान लेते हैं अभी इसका प्रेशर जो है वो हम मान लेते हैं कि 0.2 atm है। कितना है? 0.2 atm। तो 1 atm से कम है, ज्यादा है? कम है। अभी इसका ताकत 0.2 atm है। जब गर्म करेंगे तो इसका ताकत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इसकी ताकत बढ़ी? नहीं, इसकी ताकत 0.2 atm से बढ़कर, नहीं 0.2 atm से बढ़कर, हम यहां लिख रहे हैं देखो, बढ़कर मान लो हो गई 0.8 atm। कितना हो गई? 0.8 atm। तो 0.8 atm ताकत लेकर यह इस बर्तन में से बाहर निकलकर कहां चला गया? ऊपर, यहां पर आ गया। यहां पर इसकी ताकत कितनी हो गई? 0.8 atm। अब अगर इसकी ताकत 0.8 atm यहां पर पहले 0.2 थी, गर्म किए 0.8 हो गई, 0.8 ताकत लेकर ये वायुमंडल में चला गया। वायुमंडल के गैसों की ताकत कितनी है? 1 atm। तो वो क्या करेंगे? इसको फिर धक्का मारेंगे और धक्का मार के इसको क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेज देंगे। नहीं, तो अगर इस पानी के कण को वायुमंडल में जाना है तो इसकी ताकत कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 atm के बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखना है, अगर 1 atm से कम ताकत लेकर यह वायुमंडल में जाएगा तो क्या होगा? वायुमंडलीय गैस इसको दबाव देकर, धक्का देकर नीचे भेज देंगी। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे?
भेज देंगी, ध्यान रखना है। तो अगर इस पानी के कण को वायुमंडलीय गैसों के साथ रहना है तो इसकी ताकत 1 एटीएम के बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखना है, किसके बराबर होनी चाहिए? 1 एटीएम के बराबर होनी चाहिए, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होनी चाहिए। 1 एटीएम क्या है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर होनी चाहिए। नहीं, चलो अब क्वथनांक का परिभाषा देते हैं। क्वथनांक का परिभाषा हम लोग यहां से परिभाषा बोल रहे हैं कि वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब का मतलब क्या था? ताकत, धक्का लगाने की ताकत। नहीं, वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी ताप को उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। ऐसा बोल तो दिक्कत है नहीं। अगर आपकी ताकत वायुमंडलीय गैसों के ताकत के बराबर नहीं होगी तो क्या आप वाष्प में बदलिएगा? नहीं। अगर आपको वाष्प में बदलना है तो आपकी ताकत यानी आपकी वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय गैसों के दाब के बराबर होना चाहिए। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अब क्वथनांक का परिभाषा क्या बोलेंगे? वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी ताप को उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। कह सकते हैं? इस बात में दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये परिभाषा हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो देखा जाए, हम लोग यहां से देखें अगर, तो पहला डिफिनीशन लिखा हुआ है जो आप बोल रहे थे, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव्य वाष्प में बदलना शुरू कर दे, उसी ताप को क्या कहते हैं? द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा अब आपके बुक में नहीं लिखा रहता है। आपको 12th के एग्जाम में क्वथनांक का परिभाषा आता है तो यह परिभाषा आपके बुक में लिखा रहता है, जिसको आपको लिखना होगा। तो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसी ताप को उस द्रव्य का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए जल का क्वथनांक क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं, ध्यान रखना है। अगर हम पेट्रोल लेते, जल के जगह पे हम क्या लेते? अगर यहां पर हम जल के जगह पर पेट्रोल लिए होते, पेट्रोल ले लें, नहीं, और पेट्रोल को हीट करें, नहीं, तो हम देखते हैं क्या कि पेट्रोल को 30 डिग्री सेल्सियस ही देते हैं तो ये वेपर में बदलने लगता है। पेट्रोल 30 डिग्री सेल्सियस में ही वेपर में बदलने लगता है। इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल के कणों का ताकत वायुमंडलीय गैसों के ताकत के बराबर हो जाता है। बस मेरा है। तो अलग अलग द्रव्य जो होते हैं, नहीं, उनका क्वथनांक क्या होता है? अलग अलग। क्यों? अब पानी और पेट्रोल, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, भाप में बदलता है, और पेट्रोल 30 डिग्री सेल्सियस पे भाप में बदल जाता है। काहे? क्योंकि जल के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। नहीं, तो उनके आकर्षण बल को तोड़ने में, उनको एनर्जी देने में आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल के कणों की क्या है? उनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम है। आकर्षण बल कम है तो थोड़ा सा एनर्जी दी, उनकी ताकत तुरंत बढ़ गई, नहीं, और वायुमंडलीय गैसों के बराबर हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे मान लो क्लास में 4-5 विद्यार्थी हैं, नहीं, तो क्या सभी विद्यार्थियों का स्टेमिना सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि आप थोड़ा सा ये बात कहिए, वो बात को समझ जाता है। ध्यान रखना है। सेम लाइक पेट्रोल, थोड़ा सा भी एनर्जी दिए तुरंत वेपर में कन्वर्ट कर गया, नहीं, थोड़ा सा एनर्जी दिए तुरंत वेपर में कन्वर्ट कर गया। ध्यान रखना है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, नहीं, जो मीडियम है, उनको ज्यादा देर तक सिखाना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तब वो बातों को समझते हैं। जैसे पानी, नहीं, ज्यादा देर तक हीट कीजिएगा तब ये वेपर में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ आ रहा है? नहीं, तो पानी के कण जल्दी वेपर में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि पानी कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, पेट्रोल के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है। नहीं, तो जिनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होगा, नहीं, वो जल्दी भाप बनाएंगे, यानी उनका वाष्प दाब जल्दी ही वायुमंडलीय गैसों के दाबों के बराबर हो जाएगा। और जिनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, उनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दिक्कत है? नहीं, तो हम लोग यहां से ये बात बोल सकते हैं कि नहीं?
अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल समानुपाती है किसके? क्वथनांक के, क्वथनांक के समानुपाती है, ध्यान रखना है। नहीं, अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना ही ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना ही कम होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा। बोलो दिक्कत है? ये ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहां से ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है हम लोग को। नहीं, अब इस ग्राफ का मतलब समझे, देखें हम लोग। देखो तो ये लाइन कौन सी को दर्शा रहा है और ये लाइन वाष्पदाब को, ठीक है। अब हमको एक द्रव्य का ग्राफ खींचना है, एक द्रव्य का ग्राफ खींचना है। तो बताओ ग्राफ 0 से स्टार्ट करें, द्रव्य का ग्राफ खींचना है तो क्या द्रव्य का वाष्पदाब 0 होता है क्या? नहीं, 0 से ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। ठोस का वाष्पदाब 0 होने लगता है लेकिन द्रव्य का वाष्पदाब 0 नहीं होता है। तो ग्राफ हम 0 से स्टार्ट करें? नहीं, 0 से ऊपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0.1 0.2 जहां से मन करे वहां से। नहीं, तो हम स्टार्ट कर दिए, मान लो 0.2 से हम स्टार्ट कर दिए यहां से। नहीं, अब यहां से हम ग्राफ खींच रहे हैं, खींच दिए। नहीं, देख लो, जब ताप बहुत कम है, जब ताप बहुत कम है, ये लाइन ताप का है, जब ताप बहुत कम है उस समय इस द्रव्य का लाइन है, इस द्रव्य का वाष्पदाब भी बहुत कम है, इतना ही है। अब ताप तुम बढ़ा दिए, तो ताप बढ़ा दिए तो देखो तो इसका वाष्पदाब का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे द्रव्य का वाष्पदाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, द्रव्य का वाष्पदाब बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो 0.1 लिखा हुआ है, 0.2 0.3 0.4 0.5 7 8 9, यहां पे 1 लिखा हुआ है। ये जो 1 है यही हमारा कौन है? वायुमंडलीय दाब। ये कौन है? यही हमारा वायुमंडलीय दाब है, नॉर्मल प्लेस पर। ये हो गया हमारा वायुमंडलीय दाब। अब कोई पूछे कि सर ये द्रव्य का जो ग्राफ आप खींचे हैं, नहीं तो इस द्रव्य का क्वथनांक कितना है इस ग्राफ पर बताइए। नहीं, इस द्रव्य का क्वथनांक कितना है इस ग्राफ पर बताइए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 atm लिखा हुआ है इस 1 atm को डॉट डॉट करके लाएंगे यहां तक, यहां पर, और यहां से फिर डॉट डॉट करके नीचे आ जाएंगे यहां पर। नहीं, अब यहां पर ये लाइन टेम्परेचर का है तो ये लाइन क्या बताएगा? ताप को। नहीं, तो यहां पे हम टेम्परेचर लिख दिए। नहीं, यहां पर इस टेम्परेचर को हम लिख दिए T0। अब यही जो T0 होगा ये क्या होगा? द्रव्य का क्वथनांक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्रव्य का क्वथनांक। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसी टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर ये जो द्रव्य था, इस द्रव्य का, इस टेम्परेचर पर, इस ताप पर इस द्रव्य का वाष्पदाब कितना बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया, यानी किसके बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो अभी तो हम परिभाषा ही दिए थे कि जिस ताप पर किसी द्रव्य का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसी ताप को, उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। ये ग्राफ समझ में आया? नहीं, तो इस ग्राफ पर कोई भी पूछे कि बताओ ये जो टेम्परेचर है, क्या ये टेम्परेचर इस द्रव्य का क्वथनांक कहलाएगा? तो कोई पूछता है कि नहीं कहलाएगा। काहे नहीं कहलाएगा? क्योंकि इस ताप पर इस द्रव्य का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग को देखा जाए, यहां पर आ जाए, इस ताप पर अगर देखें तो क्या इस ताप पर इसका वाष्पदाब, इस ताप पर इसका वाष्पदाब क्या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है? नहीं, लेकिन यही वो ताप है जिस ताप पर इसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, इसीलिए यही ताप इसका क्वथनांक कहलाएगा, बाकी कोई भी ताप इसका क्वथनांक नहीं कहलाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें दिक्कत है? तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना में दिक्कत नहीं ना है? चलो देखा जाए, छोड़ दिया जाए, है? चलिए, तो इतना रिवाइज करके आप आएंगे, अगले क्लास में हम आगे से बढ़ेंगे, ठीक है।